नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, सामान्य ज्ञान के टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में अपनी बेहतर तैयारी इसके द्वारा कर सकते हैं। यानी रिवीजन के लिए देखा जाए तो एक प्रकार से काफ़ी उपयोगी क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आगे भी आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग की बात किया जाए तो ये किसकी आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है? जीवाश्मों की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये तिल्ली करता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं और उनको कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC। तो इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है वृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो चर्चित अप्सरा ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको कहते हैं। चर्चित अप्सरा किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जो परमाणु संयंत्र होता है। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? देखिए, इस वीडियो में जो भी आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, ये सभी टॉपिक्स मिलाकर हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आपका अगला है, डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंडी से ये आपका रेडियम प्राप्त किया गया था, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की जो त्वचा होती है उसमें मेलानोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और उसी के कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक तत्व कौन सा है?
तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है और ये एक कार्बनिक तत्व है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो उसका कारण है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, यानी लगभग एक सी जलवायु होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है जीरेंटोलॉजी, यानी विज्ञान की उस शाखा को हम जीरेंटोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका कैल्शियम का अयस्क है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप जानते हैं खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता ये ऑडियोमीटर से नापी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना ये जीवाणु द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं और प्रिज्म द्वारा इनका वर्ण विक्षेपण किया जाता है, और जो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है वो आपका बैगनी है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कार्य होता है? या यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आपका कंफर्म नहीं है, आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो क्या होता है। तो प्रशीतक के रूप में फ्रियान गैस को इस्तेमाल किया जाता है। प्रशीतक के रूप में याद रखेंगे किसको इस्तेमाल किया जाता है? फ्रियान गैस को पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये है ब्रिक, इसको ब्रिक कहते हैं और उसी को हम किडनी भी कहते हैं। तो उसके कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, और इसमें आपको बता दूं न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये है न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, और अगर किसके संरक्षण का उदाहरण है पूछा जाए तो ये आपका है रेखीय संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, और यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये एक कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं,
अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो देखिए धारा दो प्रकार की होती है जिसको हम एसी और डीसी बोलते हैं। और एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी आपका होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है तप्त तार अमीटर से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये होता है पोलराइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण होता है, याद रखेंगे। हिंदी में इसको ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण ही एक ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है और उसको इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र ये वृत्त के केंद्र पर होता है, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? यानी पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? तो याद रखेंगे ये होता है 7.5। अगला प्रश्न है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केपलर ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और जो परमाणु बम है, याद रखेंगे, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन। तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। ये सब विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और ये तीनों अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो ये होता है हीरे के भार का मात्रक, यानी हीरे का भार ये कैरेट में नापा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर ये जिंक का लेप होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, हमारे देश के वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये है सीवी रमन जी का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गलगंड रोग के रोकथाम के लिए,
जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को, माफ़ कीजिएगा, ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों ये होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण बताना है। तो उसका कारण ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यही कारण है कि सूर्य हमें सदैव, सूर्य जो आपका है ये पूर्व से निकलता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो उसका कारण है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटोमीटर का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, Pb3O4 होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर जो आपका होता है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। तो डार्क एवेंजर याद रखेंगे एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगले प्रश्न पर आते हैं, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं शैवाल, यानी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन सारे आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यदि वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि इसी तरह की तैयारी के लिए आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और भी अन्य टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो यदि आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिनके द्वारा आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस जिसको हम तानिका शोथ कहते हैं नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसके द्वारा प्रभावित होता है मस्तिष्क, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो जिस विधि द्वारा ये गर्म होता है उसको कहते हैं कन्वेक्शन, यानी ये कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरियाट्रिक्स, इसको कहा जाता है गैरियाट्रिक्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में
किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे फैलता है एड्स। ये पूछा जाता है अक्सर कि एड्स किस वायरस के कारण फैलता है, तो याद रखेंगे HTLV सेकेंड। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रायः होते हैं प्रोटीन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण ये होता है लीवर में, यानी यकृत में होता है। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र सिद्धांत है, इसको प्रतिपादित किसने किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन क्या है? तो आपको बताना है साइनोकोबालामिन ये किसको कहते हैं। तो ये किसका नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये विटामिन B12 का नाम है। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टेट्राडूथाइल जो आपका तत्व है टेट्राडूथाइल लेड, जिसको हम टेल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये इसलिए मिलाया जाता है कि एंटी नॉकिंग रेटिंग, जिसको अपस्फोटन की दर कहते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, टेट्राडूथाइल लेड जिसको हम टेल के नाम से जानते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखेंगे एंटी नॉकिंग रेटिंग, यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हीरे की चमक होती है, यानी किसके कारण होती है? तो ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है, यानी किस यंत्र से नापी जाती है आपेक्षिक आर्द्रता, आपको बताना है। तो उस यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबंध होता है, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, आपको बताना है। तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था जॉन साल्क ने, यानी इसके खोजकर्ता थे जॉन साल्क, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक होता है मीथेन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कहलाती है क्वांटोसोम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जिस भौतिक राशि का मात्रक है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसकी परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। और त्वरण का एक और मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में ये विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे।
और अगले प्रश्न पर आते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। याद रखेंगे, 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो ये अभी क्वेश्चन आया था, तो आपको बताया भी गया कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो प्रिज्म द्वारा विक्षेपित हो जाता है 7 रंगों में, और उसमें सबसे अधिक विचलन जिस रंग का होता है वो है आपका बैंगनी रंग। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या है? तो कैलोमल जो आपका होता है ये कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड को। याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है, यानी आपको बताना है झूठा सोना किसको कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स को हम झूठा सोना कहते हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उस एंजाइम को कहते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम। अगले प्रश्न पर आते हैं, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, यानी उस उत्प्रेरक का नाम बताना है। तो आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में जो उत्प्रेरक कार्य करता है उसे कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एस्ट्रो-डी क्या है? तो एस्ट्रो-डी जो आपका होता है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न आपका है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतया प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य हृदय सामान्यतया 1 मिनट में ये 72 बार स्पंदन करता है। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ये ब्लड प्रेशर नापा जाता है, यानी रक्तदाब नापा जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था? तो ये इन्होंने किया था रक्त समूह की खोज। किसकी? रक्त समूह की खोज। और खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है, उसका कारण है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की
कौन सी थी? तो इनका नाम था मैडम क्यूरी और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये थी आपकी मैडम क्यूरी और ये विश्व की प्रथम महिला थी जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जो समुद्री जहाज़ हैं ये तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जहाज़ के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का जो भार होता है वो पूरे जहाज़ के बराबर होता है। यही कारण है कि वो प्लवन करता है यानी तैरता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो याद रखेंगे यही कारण है कि पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन जो भारी समुद्री जहाज़ है वो पानी पर तैरते रहते हैं। तो यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसैट 2A, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये विटामिन है डी, यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है जो कि हमारे शारीरिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये तरंगे होती हैं पराश्रवी तरंगे और इनकी सहायता से चमगादड़ रात में आसानी से उड़ सकता है। देखिए, तरंगे 3 तरह की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। तो चमगादड़ जिन तरंगों का उड़ने में प्रयोग करता है वो आपकी होती हैं पराश्रव्य तरंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो आप जानते हैं HIV जो आपका विषाणु होता है उसके कारण एड्स आपका रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन K, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आपको बताना है कि एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखेंगे ये आवेश का मात्रक है और आवेश का मात्रक आपको बता दें कूलाम भी होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो जो लाफिंग गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, याद रखेंगे। और अगला और आखिरी प्रश्न है, वायु चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। यानी आपको बताना है कि वायु चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की किस प्रकार रक्षा की जाती है। तो लौह कवर में रख कर की जाती है, यानी लोहे के कवर में वैज्ञानिक यंत्रों को रख कर वायु चुंबकीय प्रभावों से उनकी रक्षा की जाती है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं किसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।